Hello बच्चों, let's read the question. The question says that Tn is equal to summation r equals to 2n to 3n minus 1 r upon r square plus n square, and Sn is equal to summation r is equal to 2n plus 1 to 3n r upon r square plus n square. Then for all n belongs to 1 to 3 and so on, Tn is greater than half ln2, Sn is less than half ln2, Tn is less than half ln2 and Sn is greater than half ln2. इस क्वेश्चन में Tn दे रखा है समेशन r इज इक्वल टू 2n to 3n minus 1 r upon r square plus n square, और Sn दे रखा है समेशन r इज इक्वल टू 2n plus 1 to 3n r upon r square plus n square. तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 1 to 3 एंड सो ऑन, Tn हाफ ln2 से छोटा होगा या बड़ा होगा ये बताना है, और Sn हाफ ln2 से छोटा होगा या बड़ा होगा ये बताना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो एक रिलेशन होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n टाइम्स समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f of I upon n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx. मतलब समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का ये एक रिलेशन होता है. अब इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे. तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Tn दे रखा है समेशन r इज इक्वल टू 2n to 3n minus 1 r अपॉन r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये तो दे रखा है r अपॉन r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एंड Sn जो है वो दे रखा है समेशन r इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टू 3n r अपॉन r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका पहले देख लीजिए. करेंगे क्या हम? समेशन r इज इक्वल टू 2n टू 3n माइनस 1 है, ये r है, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये जगह 1 प्लस r अपॉन n होल स्क्वायर. अब एक n को r के साथ क्लब कर देते हैं और एक n को बाहर ले लेते हैं, तो ये जगह 1 अपॉन n टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू 2n टू 3n माइनस 1 r अपॉन n होल अपॉन 1 प्लस r अपॉन n होल स्क्वायर. तो ये Tn आ गया हमारे पास. सिमिलरली इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं. ये जगह समेशन r इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टू 3n, तो ये जगह r अपॉन n स्क्वायर को कॉमन लिया है, तो ये जगह 1 प्लस r अपॉन n होल स्क्वायर. तो ये जगह 1 अपॉन n हम बाहर ले लेते हैं. समेशन r इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टू 3n r अपॉन n होल अपॉन 1 प्लस r अपॉन n होल स्क्वायर. ये हमारे पास Sn आ गया. अब हमको Rn और Sn और Tn देखना है कि हाफ ln2 से छोटा होता है या बड़ा होता है. उसके लिए हम करेंगे क्या? एक ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ किस चीज का? एक डिक्रीजिंग फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं. ये रफ डायग्राम है. एक डिक्रीजिंग फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया. डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ क्यों बनाया है ये भी आपको रीजन में थोड़ी देर के बाद दूंगा. पहले ये देख लेते हैं. सपोज ये 2 to 3 है और ये फंक्शन f of x है. तो अगर हमको इंटीग्रल f of x dx निकालना है 2 to 3, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा. तो इसके नीचे के एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम बहुत सारे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर देते हैं. बेसिकली n इक्वल रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर, नॉट इक्वल रेक्टेंगल्स, मतलब जो स्पेसिंग है दो रेक्टेंगल, जैसे ये स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग है, ये यूनिफॉर्म है. बस इस चीज का ध्यान रखिए. रेक्टेंगल्स की लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ सही सेम रहेगी, विड्थ वेरी कर सकती है. अब एक चीज सोचिए, अगर हमको a से b तक को, अगर a से b एक पूरी लाइन, मतलब एक a से b तक एक लाइन है, उसको n इक्वल हिस्सों, अगर n इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ईच इक्वल पार्ट कितने का होगा? ईच इक्वल पार्ट की जो विड्थ होगी वो कितने की होगी? b माइनस a अपॉन n. ये क्लियर है? उसी तरीके से अगर 2 से 3 को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 माइनस 2 अपॉन n दैट इज 1 अपॉन n. तो हर एक इक्वल हिस्सा जो है वो 1 अपॉन n का होगा. तो अगर 2 है तो 2 में 1 प्लस n ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n, देन 2 प्लस 2 अपॉन n, देन 2 प्लस 3 अपॉन n, और लास्ट में 2 प्लस n अपॉन n आएगा, वो 3 बन जाएगा. अब ये बात समझ में आ गई. अब f of x क्या होगा उसके लिए ध्यान से सुनिए. जैसे मान लीजिए हमारे पास Tn क्या है? Tn is given as 1 upon n summation r is equal to
2n to 3n minus 1 r upon n होल अपॉन 1 प्लस r अपॉन n होल स्क्वायर। अगर हम r अपॉन n को x ले लें, जैसे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मान लीजिए हम r की वैल्यू 2n लेते हैं, पुट r इज इक्वल टू 2n, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पुट r इज इक्वल टू 2n, तो ये समेशन क्या हो जाएगा, ये समेशन हो जाएगा r इज इक्वल टू 2, समेशन तो मतलब फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है r की वैल्यू 2n पुट करने पे एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताना चाह रहा हूँ मैं, इसको डिलीट करते हैं। r की वैल्यू 2n पुट करेंगे तो आ जाएगा 2n अपॉन n होल अपॉन 1 प्लस 2n अपॉन n होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। क्लियर है? इसका मतलब अच्छा, ये तो r इक्वल टू 2n रखने पे आया। अगर मैं मान लो आपको r इक्वल टू 2n प्लस 1 रखता हूँ, तो उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन n होल अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n होल अपॉन 1 प्लस, ये होल स्क्वायर भी तो होगा क्यों r अपॉन n होल स्क्वायर है, तो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर। तो आपको ये देख के नहीं लग रहा है जैसे ये r की वैल्यू 2n पुट करने पे आया, देन ये r इक्वल टू 2n प्लस 1 पुट करने पे आया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो वैल्यू आ रही है वो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन n पुट करने पे आ रही है, ये x इक्वल टू 2 पुट करने पे आ रही है, तो इसका मतलब कि ये जो fx का ग्राफ है ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब आप ये पूछेंगे कि ये डिक्रीजिंग ग्राफ क्यों बनाया आपने, तो मुझे ये टर्म देखने से ही पता चल गया था कि ये टर्म जो है वो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएगा, और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखेंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, नॉट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा 2 to 3 में ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, इसलिए हमने डिक्रीजिंग का ग्राफ बनाया है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं दोबारा से ये ग्राफ बना रहा हूँ मॉडिफाइड फॉर्म में। ये ग्राफ था, ये किसका ग्राफ था, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, ये 2 था, ये 3 था, पहला 2 प्लस 1 अपॉन n, देन दूसरा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये 2 प्लस 1 अपॉन n क्यों आया है, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन n, देन तीसरे रेक्टेंगल ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन n। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमको फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल होगा, ये स्पेसिंग कितने की है 1 अपॉन n की है, ये तो आपको पता है 1 अपॉन n 1 अपॉन n 1 अपॉन n। अगर मैं एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल निकालूं तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ कितना है, ये जो विड्थ है, ये विड्थ या लेंथ आप जो भी कह लें, ये लेंथ है, अगर मान लीजिए 1 अपॉन n, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट इस फंक्शनल वैल्यू, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू आएगी उतनी होगी, और अगर ये 2 प्लस 1 अपॉन n है तो इस पे जो f ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन n आएगी, मतलब कि f ऑफ x ये था, इसमें x की वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन n पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या इस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा वो इस टोटल एरिया को एक्वायर करेगा क्या, नहीं ना, क्योंकि इतना एरिया तो रह जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इतना एरिया तो आपका रह गया, इसका मतलब कि आपने जब हाइट को f ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन n लिया तो आपने एरिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब कि अगर f ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन n लिखा हुआ होगा, मतलब अगर सम, जैसे मान लीजिए ये तो फर्स्ट एरिया की बात हुई, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल हुआ, अगर मान लेते आप एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल की बात करते, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, ये फर्स्ट रेक्टेंगल था, ये सेकंड रेक्टेंगल है, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया लिखते तो क्या लिखते, 1 अपॉन n तो वही होता, इनटू विड्थ जो हाइट है वो ये होती, और ये किस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आती, ये आती f ऑफ
2+2/n के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब कि ये आता है 2+2/n/1 + 2+2/n होल स्क्वायर। लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया आता वो रिक्वायर्ड एरिया से कम आता। ये बात आपको समझ में आ गई। तो जो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल है, अगर हम उसको 1/n इंटू एफ ऑफ 2+1/n लिखे तो उससे तो छोटा ही आएगा ना। मतलब कि एरिया ऑफ जो फर्स्ट रेक्टेंगल है वो, या फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया तो ये है 1/n इंटू एफ ऑफ 2+1/n। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल क्या आएगा? ये आएगा 1/n इंटू एफ ऑफ 2+2/n। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब एरिया आपने निकाल लिया, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल भी दिख गया, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल भी दिख गया। लेकिन ये तो अंडर एस्टिमेशन के केस में हुआ। अंडर एस्टिमेट कैसे हुआ? क्योंकि जो रिक्वायर्ड मतलब जो एरिया पूरा होता है उससे कम एरिया आया है रेक्टेंगल के केस में। अब अगर मैं एक दूसरा ग्राफ बताऊं, दूसरा ग्राफ सेम ग्राफ बना रहा हूं मैं, बस ओवर एस्टिमेशन के केस में। ये 2 था, ये 3 था। फर्स्ट सेकंड n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, तो ये आता 2+1/n, ये आता 2+2/n, ये आता 2+3/n। अब अगर मैं इस फर्स्ट रेक्टेंगल की बात करूं, ये तो आपको लेंथ पता, ये जो लेंथ है 1/n है, ये पता है। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल 1 का एरिया, लेंथ तो 1/n ही होगा। अगर मैं जो ये हाइट है या ब्रेड्थ आप जो भी बोल लीजिए, अगर इसके करस्पॉन्डिंग लेता हूं तो इस केस में एरिया ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया तो रिक्वायर्ड नहीं था ना, ये एरिया तो बाहर का एरिया है, हमको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो इस हिसाब से अगर रेक्टेंगल 1 का एरिया निकालेंगे तो 1/n इंटू इस फंक्शन के 2 के करस्पॉन्डिंग आएगा, और एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा? x/1 + x² है तो 2/1 + 2²। वैसे ही अगर आप दूसरे वाले का एरिया निकालते और ओवर एस्टिमेशन से निकालते तो इसके करस्पॉन्डिंग आता, ये क्या आता? ये आता एफ ऑफ 2+1/n, दैट इज 2+1/n/1 + 2+1/n होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख दूं 2/1 + 2²। वैसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 होगा तो ये हो जाएगा 1/n इंटू 2+1/n/1 + 2+1/n होल स्क्वायर। ये ओवर एस्टिमेशन का केस है। पहले अंडर एस्टिमेट किया हमने एरिया को, जो रिक्वायर्ड एरिया था उससे कम एरिया कैलकुलेट किया, ये अंडर एस्टिमेटेड था। नेक्स्ट में ये ओवर एस्टिमेशन है, इसमें जितना रिक्वायर्ड एरिया था उससे ज्यादा एरिया हमने कैलकुलेट किया। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवर एस्टिमेशन के केस में जो फर्स्ट एरिया है वो 2/1 + 2² आ रहा है। क्लियर? और अगर अंडर एस्टिमेशन का केस लेते हैं तो वो आता है 1/n इंटू एफ ऑफ 2+1/n, मतलब एफ ऑफ 2+1/n आता है। अगर आप फंक्शनल वैल्यू में ही बात करें तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं 1/n इंटू एफ ऑफ 2, और इसको आप लिख सकते हैं 1/n इंटू एफ ऑफ 2+1/n। मतलब कि ओवर एस्टिमेशन के केस में जो एरिया है उसका लेंथ तो सेम रहना है, विड्थ जो है वो एफ ऑफ 2 से स्टार्ट होगा। रेक्टेंगल 1 का एफ ऑफ 2 होगा, रेक्टेंगल 2 का एफ ऑफ 2+1/n होगा। वैसे ही अगर अंडर एस्टिमेशन की बात करेंगे तो उसमें एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल जो है वो एफ ऑफ 2+1/n से स्टार्ट होगा, जबकि ओवर एस्टिमेशन के केस में 1/n इंटू एफ ऑफ 2+1/n जो है वो सेकंड रेक्टेंगल का एरिया आ रहा था। तो यहां से हम क्या ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर 1/n into summation r is equal to 2n to 3n minus 1 r upon n whole upon 1 plus r upon n whole square, then 1/n summation r is equal to 2n plus 1 to 3n r upon n/1 plus r upon n whole square। अब देखिए ध्यान से 2n plus 1, जैसे मान लीजिए इसमें हमने अभी मैंने इसमें आपको दिखाया भी था, r की वैल्यू 2n पुट करेंगे तो 2n पुट करेंगे तो 2/1 + 2² आ जाएगा। 2/1 + 2² का एरिया किसमें आ रहा है? ओवर एस्टिमेशन के केस में आ रहा है। इसका मतलब कि इससे तो एरिया छोटा ही होगा।
और इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये जो एरिया है एरिया बाई ओवर एस्टिमेशन है और ये एरिया बाई अंडर एस्टिमेशन है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ओवर एस्टिमेशन से क्यों है कि जैसे ही आर की वैल्यू आप 2n पुट करेंगे तो मतलब फर्स्ट टर्म क्या आएगा 2/1 + 2 स्क्वायर, और 2/1 + 2 स्क्वायर इंटू 1/n एरिया किस में आया? ओवर एस्टिमेशन के केस में आया। इसका मतलब कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा इससे तो छोटा ही होगा। अब ये रिक्वायर्ड एरिया होगा क्या? तो अभी जो की कॉन्सेप्ट था, की कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि 1/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f of i/n कैन बी रिटन एज 0 to 1 f of x dx। तो उसी तरीके से इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी 2 to 3 x/1 + x square dx। यही तो रिक्वायर्ड एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, रिक्वायर्ड एरिया अंडर द कर्व। अब ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब अच्छा, ये 1/n इन समेशन r इक्वल टू 2n + 1 to 3n, ये क्या है? ये Sn है, ये Sn ही तो है, और ये पूरा क्या है? ये Tn है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि Sn विल बी लेस देन 2 to 3 x/1 + x square dx लेस देन Tn। इसको सही से लिखेंगे, ये Tn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो हमारे पास मेन रिजल्ट आ गया, इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं। अब इंटीग्रल 2 to 3 x/1 + x square dx निकाल लेते हैं। इंटीग्रल 2 to 3 x dx/1 + x square, 1 + x square को t मानेंगे, 1 + x square को t मानते हैं तो 2x dx जो है वो dt में निकल जाएगा, तो x dx जो है वो dt/2 में निकल जाएगा। अब चेंज कैसे होगा रिलेशन? x की वैल्यू 2 पुट करिए तो 1 + 4 5 आ गया, और x की वैल्यू 3 पुट करिए तो 1 + 9 10 आ गया। x dx हो जाएगा dt/2, तो हो जाएगा हाफ dt/t, तो हो जाएगा हाफ ln t 5 to 10, तो हो जाएगा हाफ log 10 बेस e माइनस log 10 बेस 5, तो ये आ जाएगा हाफ log 10/, ये 5 आएगा, 5 10/5 ये e है, तो log e 10/5, तो ये हो जाएगा हाफ ln 2। ये हमारे पास इंटीग्रल 2 to 3 x dx/1 + x square की वैल्यू आई है हाफ ln 2। अब स्टार इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। स्टार में क्या था? Sn इज लेस देन इंटीग्रल 2 to 3 x/1 + x square dx लेस देन Tn। तो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली आई है हाफ ln 2 लेस देन Tn। इसका मतलब कि Sn विल बी लेस देन हाफ ln 2 एंड Tn विल बी ग्रेटर देन हाफ ln 2। अब देख लेते किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। Sn इज लेस देन हाफ ln 2 इज बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, और Tn इज ग्रेटर देन हाफ ln 2 ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ए और बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ए एंड बी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।